हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी घटना चक्र का 5वां सीरीज़ देखेंगे। इससे पहले हम लोग 4 सीरीज़ देख चुके थे, जिसमें 91 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। आज 92 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास पर चलेंगे, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास आज ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन से। 92 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपज का 6वां भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, जिन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो साष्टांग होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। 93 नंबर क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त युग का। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चारमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बताया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। अब हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका राइट आंसर था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इसका शासनकाल 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। सैनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार भी थे। शर्मिला गुप्त कालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास एवं कविपुत्र के नाम से याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपर्युक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पत्र में इसका सही उत्तर ए माना है, चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 ईस्वी पूर्व से श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल प्रायः 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष का बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्य नहीं है। 96 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री हुएनसांग के शासन काल में भारत आया था। 637 ईस्वी में हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्षों तक नालंदा में निवास कर उन्होंने योगशास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हुएनसांग पुनः नालंदा आया। और अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, हुएनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। चीनी यात्री हुएनसांग के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। हुएनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाज़ारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। और क्वेश्चन नंबर 98 है, कवि वान निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र का। बाणभट्ट हर्षवर्धन की
के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक इसके प्रमुख रचनाएं हैं। और क्वेश्चन नंबर 99 है, चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चीनी यात्री इति सिंह 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 94 के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 101 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। पहले भी करा चुका हूँ ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। हुएंत्सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई गई। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 55 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जावा सुमात्रा से। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालदेवपुत्र के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालदेव पुत्र। स्वर्ण भूमि के शासक बालदेव पुत्र ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा इसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 नंबर है। 105 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापना के निर्माण में सहयोगी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। 106 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कदम्ब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं के विविध राजाओं में शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 108 नंबर क्वेश्चन है, संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? ऑप्शन ए है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन सी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी है विदेशी व्यापार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन डी है आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका विश्लेषण है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वारानम नामों से प्रसिद्ध था। संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। 109 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया। ध्रुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। 110 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर डी। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राज पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। क्वेश्चन नंबर 111 है, स्वपन वासवदत्ता के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भास, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर डी। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिसमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पन्हाव। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। 114 नंबर क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक एवं समकालीन शासक तथा इसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत के लिए। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। 116 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही।
पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उसके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, इन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। तो आज बस इतना तक ही। और आज जो है प्राचीन भारत के इतिहास हम लोग समाप्त कर चुके हैं। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके 1 से 5 तक वीडियो देख सकते हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास का है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ साइंस का भी अब एक सीरीज चलाया जाएगा जिसमें आप लोग साइंस का भी रिवीजन करते चलेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए और